हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी क्वेरी थी। कई सारे लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि सर आपने लाइव सेशन बंद कर दिए हैं। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा मेरे साथ हेल्थ इश्यूज आ गए थे और लाइव सेशन में कॉन्टिन्यूसली आधे से 1 घंटा बैठना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैंने केवल कुछ समय के लिए उन सेशंस को स्टॉप किया है, लेकिन ऐसा नहीं है लाइव सेशन बंद हो गए। जैसे ही थोड़ा रिलीफ होगा तो उन चीजों को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक काउंटर केस पर बेस्ड है और एक ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आप समझेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, आपको ये होता है कि सर मैं अपनी तरफ से कौन सा काउंटर केस फाइल करूं, और कुछ एग्जांपल्स के बेस पे ये मैं आपको बता रहा हूं जिन मामलों में लड़के पक्ष ने अपनी तरफ से लड़की वालों पर केस किया था। अब उनमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए और उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेज के आधार पे आज का ये वीडियो है। देखिए, आपकी तरफ से कौन सा केस किया जा सकता है बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, यदि आपका और आपकी पत्नी के बीच में कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, मीन्स आपने एक प्रॉपर्टी ज्वाइंटली खरीद ली है जिसमें 50% आपने अपनी पत्नी को ओनर बना दिया है, तो ऐसे केस में आप एक सिविल सूट जरूर फाइल करो। ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि उस प्रॉपर्टी के पैसे पेमेंट आपने किया हो। यदि उसका पूरा पेमेंट या फिर 80% से ज्यादा का पेमेंट आपने किया है तो आप ये केस सूट फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपको ये कहना होगा कि सारा का सारा पैसा आपने लगाया है या 80-85% पैसा आपका है, उसने केवल 15% लगाया और लव एंड अफेक्शन में आपने उसके नाम ये कर दिया था। अभी उसका 15% विद इंटरेस्ट आप पे करने को रेडी हो, लेकिन इसका टाइटल सोल आपके नाम पर ट्रांसफर किया जाए। ये एक सिविल सूट आप लोगों को अपनी तरफ से फाइल करना है। दोस्तों, इस सिविल सूट से बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको टेक्निकली समझाता हूं कैसे। देखिए, एक लड़की ने आपसे एलिमनी की डिमांड करी 50 लाख रुपीज। आप उस पर फाइट कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर्टी ज्वाइंटली उसके नाम पे है, उस प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़ रुपए। इट मींस ऑलरेडी 50 लाख आप उसके नाम पे कर चुके हो, और यह बात वो भी बहुत अच्छे से जानती है, उसका परिवार भी बहुत अच्छे से जानता है, उसका लॉयर भी बहुत अच्छे से जानता है। अब जब आप ये सिविल सूट फाइल करते हो तो सामने वाले को क्या इंप्रेशन मिलता है कि ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसमें से जो 50 लाख का पार्ट है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, इसमें चाहे आपके 2 साल लगे, 5 साल लगे, चाहे कितना टाइम लगे, लेकिन एट द एंड इस केस का आपके फेवर में आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है कि सारा पैसा आपने दिया था और उनके पास इस चीज का कोई डिफेंस हो नहीं सकता, क्योंकि आपने लव एंड अफेक्शन में ही उनके नाम पे किया था। और कुछ साल के बाद अगर ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी सोल आपके नाम पे आ जाती है तो 50 लाख रुपए जस्ट आपने उनके सीधे सीधे काट दिए। तो ये बात उनको बहुत इंपैक्ट करेगी, क्योंकि जब उनके पास ये नोटिस आएगा, इसका पिटिशन की कॉपी रिसीव होगी, उन्हें पता चलेगा कि ऑलरेडी जो चीज हमारे पास है वो चीज भी हमसे जा रही है। तो ऐसे कई सारे मामलों में वो लोग सेटलमेंट पे आ जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा एक मामला कल मेरे पास आया था जहां पर किसी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने सिविल सूट फाइल किया तो सामने वाले कॉम्प्रोमाइज की बात करने लगे। तो ये एक ऐसा केस है जो लीगली आप अपने प्लेस पे जहां प्रॉपर्टी है वहां पर फाइल कर सकते हैं, और इसका एक बहुत सीधा सीधा इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं उन मामलों की जहां पर इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी आपने पत्नी के नाम पर नहीं की है, ज्वाइंटली उसके नाम पर नहीं खरीदी है। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अब आपको यह तलाशना चाहिए कि पत्नी पक्ष ने आपके साथ क्या क्या क्राइम कंडक्ट किए हैं। कई बार थ्रेटनिंग होती है जो बहुत कॉमन है, अब्यूसिंग होती है जो कि बहुत कॉमन है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि केवल थ्रेटनिंग और अब्यूसिंग के बेस पे आप जाएंगे तो पुलिस एक एनसीआर कर देगी, बात खत्म। और अगर आप एक कंप्लेंट केस भी फाइल करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसमें से उतनी चीज निकल पाएगी जितनी चीज के लिए हम वहां पे जा रहे हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन एक लगेगा और उससे मुझे लगता भी नहीं कि उन पे कोई खास फर्क पड़ेगा। तो अब आपको देखना है कि अब्यूसिंग और थ्रेटनिंग के अलावा क्या रिकॉर्ड आपके पास है। कई बार होता है पत्नी ने कोई चोरी करी है अपने ही घर में और उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, या पत्नी पक्ष में से किसी ने ऐसा किया है, या फिर कई बार आपके पास सीसीटीवी फुटेज होते हैं कि वो आपके घर पर आए और आपके घर पर आकर हंगामा काटा, अब्यूज किया, किसी को मारा, हाथापाई करी, कुछ तोड़फोड़ करी, इस प्रकार की चीजें। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको पहले तलाशना है कि उनके द्वारा क्या क्या क्राइम कंडक्ट किए गए, उसको नोट डाउन करना है। अभी रिसेंटली एक मामला हुआ जिसके अंदर लड़की वाले आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन लड़के ने गलती क्या करी, पुलिस को कंप्लेंट दी, और उस कंप्लेंट को है तो बहुत बड़ी, लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी पढ़वाई तो उसका सार सिर्फ कितना निकलता था, वो आए और धमका के गए। तो उसके बेसिस पे कुछ हो ही नहीं पाया, जबकि घटनाएं बहुत कुछ घटी थी, बहुत कुछ हो सकता था, बट दे मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको ऐसा नहीं करना। अगर वो आपके घर पे आते हैं, आपके घर पे आके कोई भी क्राइम कंडक्ट करते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है, लाइक आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, लाइक
उसी समय अपनी लगी हुई चोटों का आपने मेडिकल करवाया, आप तुरंत के तुरंत एक बढ़िया कंप्लेंट बनाइए और अगर पॉसिबल हो तो किसी वकील साहब से बनवाइए, ताकि वो हर एक चीज को कवर अप उसमें आसानी से अच्छे तरीके से लीगली कर सके और उसके बाद वो पुलिस में रिसीव करवा दीजिए। पुलिस या तो उसमें मामला दर्ज कर लेगी, अगर कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप उसका एक कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल कर दीजिए। दोस्तों ये जो कंप्लेंट केस होता है इसमें दोस्तों फायदा ये मिलता है कि पत्नी पक्ष के कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लोग आए हैं और जिन्होंने क्राइम कंडक्ट किया है। थोड़ा टाइम जरूर इसमें लगता है क्योंकि कॉग्निजेंस में टाइम लगता है, कम से कम आप 6 महीने पकड़ के चलिएगा, कॉग्निजेंस में मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से पैरवी कर रहे हैं। अब जब इनको कॉग्निजेंस होता है, इनके 4 लोग इन्वॉल्व हैं, अच्छे खासे सेक्शन लगे हुए हैं, इनको बेल भी लेनी पड़ती है या फिर हाईकोर्ट क्वेश्चन के लिए जाना पड़ता है, तो इसका बहुत सीधा सा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ता है और ये इस बात को सोचते हैं कि हम इसको खत्म कर लेते हैं, अदरवाइज इस केस में लास्ट में जाने क्या होगा। और कई बार पत्नी पक्ष के जो परिवार वालों के नाम होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, तो उनके ऊपर और फर्क पड़ता है क्योंकि एविडेंस आपके पास है मारपीट का, आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है या किसी और प्रकार की रिकॉर्डिंग है और ये साबित हो गया तो बंदे को पनिशमेंट हो जाएगी और नौकरी भी चली जाएगी, तो वो लोग निपटाना चाहेंगे हमेशा। इसके अतिरिक्त तीसरी चीज होती है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जो कि आप अपने परिवार की किसी भी फीमेल मेंबर की तरफ से जहां वो फीमेल मेंबर रहती है वहां पर करवा सकते हैं। अगर आपके परिवार की कोई फीमेल मेंबर देश के किसी कोने में रहती है, वो अपने प्लेस से डीवी का केस कर सकती है। अब इस डीवी के केस में क्या क्या हो सकता है, अगर पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, थ्रेट किया गया है, फिजिकल अब्यूज किया गया है, मेंटल अब्यूज किया गया है, इकोनॉमिक वायलेंस किया गया है, कोई नुकसान कर दिया है आपका, इस तरीके की कोई भी चीजें हैं, एनीथिंग यू कैन कवर अंडर दिस एक्ट। यहां पर हर तरह का वायलेंस आता है। जो जो अधिकार पत्नी को है वो सारे अधिकार आपको हैं एक्सेप्ट मेंटेनेंस, तो आप सारी चीजें डाल करके डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी कुछ परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति होती है जहां पर पत्नी आ जाती है और केस को फाइट करना चालू करती है, तो ये तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो आएगी तो प्रेशर पड़ेगा, आ भी रही है और उसके बाद उसको लॉयर भी हायर करना पड़ा है, एक्सपेंडिचर भी हुए, अब उसको भी पता चलेगा एक्चुअल में कोर्ट कचहरी क्या है। दूसरी चीज, अगर वो वहां पर अपीयर नहीं होती है, नहीं आ रही है और केस को ट्रांसफर कराने की कोशिश करती है, तो इस बात को आपको पहले से ख्याल करके चलना पड़ेगा कि जब आप केस फाइल करें तो उसमें हमेशा कुछ ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए कि केस ट्रांसफर होने के चांसेस खत्म हो जाए। और दूसरी बात, क्योंकि महिला टू महिला है तो ट्रांसफर के चांसेस वैसे भी कम होते हैं और आपने ग्राउंड भी बना दिए तो आप और परफेक्ट हो गए तो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, वो नोटिस लेने या समन लेने के बाद भी अपीयर नहीं होती है। अब आपके पास दो चीजें हैं, आपने कोर्ट को बोला जिन्होंने समन ले लिया और ये फिर भी अपीयर नहीं हुई तो इनके बेलेबल वारंट किए जाए। बेलेबल वारंट होंगे वो आ जाएगी, नॉन बेलेबल वारंट होंगे वो आ जाएगी, चीजें स्टार्ट आपके पक्ष में हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारी जगहों पर आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसी भी प्रैक्टिस है कि वो डीवी के केस में बेलेबल वारंट नहीं करते हैं, जैसे समन रिसीव हुआ वो नहीं आती है तो वो केस को एक्सपार्टी कर देते हैं। तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो गया है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपार्टी तो हो ही गया, वो आई नहीं है, तो आपको सिंपल अपने एविडेंस फाइल करने हैं वहां पे, जो भी आपके पास मेडिकल है, जो भी आपके पास पुलिस कंप्लेंट है, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें एक ही डेट में सबमिट कर दो। दूसरी डेट पे फाइल आपकी आर्ग्यूमेंट पे आ जाएगी, एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट। दूसरी डेट पे एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट कर दो और तीसरी डेट पे एक्स पार्टी जजमेंट हो जाएगा। और डेफिनेटली जब उसमें एविडेंस लगे तो जजमेंट आपके फेवर में ही होगा। जो भी जजमेंट होता है व्हाटएवर, वो आपके हर एक उस केस में काम आएगा जो कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर दर्ज कराया हुआ है, तो इनडायरेक्टली आपको हर केस में उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इतनी चीजें होने के बाद कुछ ना कुछ तो कोर्ट आपके पक्ष में लिख करके देगी ही। तो यानी आप कैसे भी देख लो, वो आ रही है तब भी, वो नहीं आ रही है तब भी, एक्सपार्टी हो रहा है तब भी, किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट ही मिलता है डीवी के केस का। तो डीवी का केस आपके पास है, क्रिमिनल केस आप कर सकते हो, सिविल सूट्स आपके पास हैं, यानी ऑप्शंस तो बहुत हैं, केवल आपको तलाशने हैं कि आपके केस में फिट कौन सा बैठता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको समय समय पर निरंतर लॉ की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।